नमस्कार विद्यार्थियों। मानव भूगोल की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे भारत की एक आदिम जनजाति नागा जनजाति के बारे में। भारत की आदिवासी जातियों में नागालैंड के आदिवासी अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। नागा का अर्थ होता है वस्त्र विहीन, नंगा। ध्यातव्य है कि नागा जनजाति न्यूनतम वस्त्र धारण करती है और अपनी इस पहचान के लिए प्रसिद्ध है। ये मूलतः मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं तथा तिब्बती बर्मी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें कई उपवर्ग हैं जैसे अंगामी, सेमा, आओ है, चांग, कुबी, कोनियक, मेगा तथा सांगताम आदि। इन उपवर्गों की अलग अलग पहचान है। तो आज हम बात कर रहे हैं नागा जनजाति की, जो मंगोल प्रजाति की ही एक जाति है। अब हम नागा जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित नागालैंड इस आदिवासी जाति का निवास क्षेत्र है। लगभग 16.6 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत नागालैंड की पूर्वी सीमा पर म्यांमार और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में मिजोरम एवं असम तथा दक्षिण में मणिपुर घिरे हुए हैं। पूर्वी पहाड़ियों से आबद्ध नागालैंड की धरती पर्वत श्रेणियों, घाटियों एवं सघन वनों से एक बीहड़ क्षेत्र बन गई है। यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ 900 से 3840 मीटर ऊंची हैं और सघन वनस्पतियों से आच्छादित हैं। अर्थात इस जनजाति के लोग पहाड़ियों और ऊंचे पर्वत श्रेणियों पर निवास करते हैं। यहाँ का सर्वोच्च शिखर सरामती 3840 मीटर ऊंचा है। दोइयांग एवं दीरवी प्रमुख नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती हैं। यहाँ घाटी और ऊंचे भागों के तापमान में अत्यधिक अंतर मिलता है। पर्वत चोटियों पर जाड़े में भारी हिमपात होता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है, जिससे सदाबहार वनस्पति को विकसित होने में सहायता मिलती है। यहाँ के सघन वनों में अनेक प्रकार की इमारती लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। बांस और बेत के झुरमुट जंगल को अगम्य बना देते हैं। इन सघन जंगलों में हाथी से लेकर छोटे जानवर तक पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। अतः नागालैंड का भौतिक परिवेश उच्चावचीय विषमता, सघन वनस्पति, विविध प्रकार के जीव जंतु और उष्ण आर्द्र जलवायु जनित उमस भरे वातावरण से प्रभावित हैं। यही कारण है कि नागा जन समुदाय कम वस्त्र धारण करने के कारण अपने नाम को चरितार्थ करती है। तो विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ के निवासी कम वस्त्र क्यों धारण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उमस भरा वातावरण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके अर्थतंत्र और जीवन पद्धति के बारे में। आदिवासी नागाओं की संख्या लगभग 4 लाख से अधिक है। इनमें अनेक उपवर्ग हैं। प्रत्येक उपवर्ग की बोली और देवता अलग अलग होते हैं। ऐसे उपवर्गों में अंगामी, चाकेसाग, लाहौत, चांग, सांगताम, खिएन, मेगा, रेगमा, फांग, चिमसुंग, जेलियांग तथा कुकी विशेष उल्लेखनीय हैं। इन समूह की जीवन पद्धति लगभग समान है। ये मुख्यतः धान की कृषि करते हैं। भाग के नागा धान के अतिरिक्त आलू, मिर्च और दाल की कृषि करते हैं, जबकि मध्यवर्ती भाग के नागा धान के साथ मक्का एवं पान कृषि विशेष रूप से करते हैं। सामान्यतः यहाँ परिवर्तनशील कृषि या झूम कृषि की जाती है। जंगल और घास काटकर ये खेत बनाते हैं और कुछ समय कृषि करने के बाद उसे छोड़ देते हैं, दूसरे स्थान पर कृषि करने लग जाते हैं। जंगल काटने का कार्य सामूहिक रूप से करते हैं। तो इस तरह से ये स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। और इस भाग की जो कृषि है उसका एक विशेष नाम है
जिसको अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है, और उस कृषि का नाम है झूमिंग कृषि। सामान्यतः अभी हमने बात की कि ये जंगल काटने का कार्य सामूहिक रूप से करते हैं। इसके बाद सामान्यतः एक खेत पर 2-3 वर्ष तक खेती करते हैं तथा खेतों की उर्वरता बनाए रखने का उपाय ये नहीं करते हैं। जैसे 3 या 4 साल में खेतों की उर्वरता खत्म हो जाती है, ये उस स्थान को छोड़ देते हैं तथा नए स्थान पर जंगल को साफ करके खेती के लिए तैयार कर लेते हैं। भूमि क्षरण की भयंकरता के कारण उपजाऊ मिट्टी आसानी से बह जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है। पुरुष और स्त्रियां दोनों साथ साथ कृषि कार्य करते हैं। जंगलों की सफाई का कार्य अधिकांश पुरुष करते हैं, जबकि बीज डालने, पशुओं से रक्षा करने और फसल काटने का काम स्त्रियां करती हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष जलावन की लकड़ी काटने, शिकार करने और गृह निर्माण का काम भी करते हैं। इनकी औरतें टोकरी बनाने, कपड़ा बुनने और शिकार के लिए जाल बुनने का काम करती हैं। कृषि के अतिरिक्त ये गाय, बैल, सूअर और मुर्गी पालन भी करते हैं। इनका अर्थतंत्र प्रधानतः निर्वाहमूलक कृषि पर आधारित होता है। जो स्थानांतरणशील कृषि हमने बात करी, झूमिंग कृषि की बात करी, ये निर्वाहमूलक कृषि है, अर्थात यहाँ पर इतना ही उत्पादन हो पाता है जिससे इनका जीवन यापन चल सके। ये उस उत्पाद को बेचने के लिए इतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं नागा जनजाति के भोजन सामग्री के बारे में। इसके भोजन का प्रधान तत्व चावल है। चावल के साथ दालें, आलू, मांस और साग सब्जी खाते हैं। मांस खाने के ये शौकीन होते हैं। जंगली जानवरों का मांस शिकार के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब शिकार नहीं मिलता है तो सूअर और मुर्गी का मांस खाते हैं। जानवरों का शिकार जाल के द्वारा करते हैं। चावल से बनी शराब भी इनकी प्रिय वस्तु है। मछली का शिकार भी करते हैं। मछली को भात के साथ खाने का शौक इन्हें बंगालियों, जिस प्रकार से बंगाली लोग खाते हैं उनके जैसा ही है। तो इस प्रकार से हमने बात करी कि इनके भोजन का प्रधान तत्व तो चावल है, और चावल के अलावा ये मांस, साग सब्जी, दाल, आलू आदि का भी सेवन करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके वस्त्र और आभूषणों की। नागा सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की कि ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं और सर्दियों में यहाँ पर कठोर सर्दियाँ पड़ती हैं। कपड़ा इनकी स्त्रियाँ बनाती हैं। पुरुष कमर के नीचे कपड़ा पहनते हैं, जबकि स्त्रियाँ घाघरा और चोली दोनों ही पहनती हैं। स्त्रियाँ चूड़ी, गूंदना और आभूषण की शौकीन होती हैं। ये सिर, गर्दन, कान, कमर में विविध धातुओं और पत्थरों एवं मोतियों का आभूषण पहनती हैं। पुरुष अपने सिर पर बेंत की बनी टोपी पहनते हैं। इनके पोशाक से स्त्री पुरुष आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इनमें कुछ कबीले बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं। कपड़े के स्थान पर पशुओं के चमड़े या छाल कमर के नीचे लपेट लेते हैं। नागा साधु अपने नंगेपन के लिए विख्यात हैं। आपने टीवी में देखे भी होंगे नागा साधु, जब कभी कुंभ या संगम लगता है इलाहाबाद में, तो वहाँ पर ये नागा साधु नहाते हुए टीवी में दिखाई पड़ते हैं। जो नागा विकसित हैं और समाज के संपर्क में आने लगे हैं, वे आधुनिक ढंग के कपड़े पहनने लगे हैं। फिर भी इनके वस्त्र धारण की विशिष्टता बनी रहती है, विशेषकर पर्व और विशेष अवसरों पर। अब हम बात करते हैं इनके घर और बस्तियों के बारे में। इनके घर ऊंची बस्ती पर बने होते हैं। मकानों की दीवार लकड़ी या बांस के तथा छाजन फूस के बने होते हैं। गृह निर्माण इनका सामूहिक कार्य होता है। लकड़ी के लट्ठों पर बने मकान के निचले भाग में पशु बांधे जाते हैं और ऊपर इनका निवास होता है। इनके गांव में 100 से 500 तक घर होते हैं। गांव के मुखिया का घर गांव के मध्य में स्थित होता है। गांव की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनाते हैं, जिसमें प्रवेश करने का एक ही रास्ता होता है। नागा समूह में कलह या झगड़ा होने पर एक समूह दूसरे समूह के गांव पर धावा बोल देता है, जिसके कारण सुरक्षा का समुचित प्रबंध इन्हें करना पड़ता है। हमले में ये शत्रु का सिर काट लेते हैं और अपने गांव के पेड़ पर लटका देते हैं।
जो इनकी वीरता का प्रतीक माना जाता है। गांव के अंदर ही इनकी कब्रगाह होती है जहां मुर्दा गाड़ते हैं। गांव के लिए स्थल का चुनाव करते समय ये स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेयजल स्रोत, कृषि भूमि और सुरम्य दृश्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके उपकरण एवं अस्त्र शस्त्रों के बारे में। ये बहुत साधारण उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इनका सबसे प्रमुख उपकरण दाव होता है। दाव क्या होता है? लोहे की मूठ वाला हंसिया जैसा दिखने वाला एक यंत्र होता है दाव। इसका विविध उपयोग करते हैं, जैसे पेड़ काटना, घास काटना, फसल काटना और मांस काटना। पानी, शराब आदि रखने के लिए बांस की नलिका बनाते हैं। कृषि कार्य के लिए खुरपी, कुदाल और दाव प्रमुख उपकरण हैं। शिकार बहुधा ये भाले से करते हैं। मछली के शिकार के लिए बांस की टोकरी नुमा जाल तथा धागे से बनी जाल का प्रयोग करते हैं। खाना पकाने एवं खाने के लिए अब विविध धातुओं के बर्तनों का प्रयोग भी करने लगे हैं। अंत में हम बात करते हैं नागा जनजाति के सामाजिक संगठन के बारे में। इनका समाज पंचायती व्यवस्था पर आधारित होता है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ही एक रूप है। सभी के अधिकार समान होते हैं। गांव का मुखिया पुरोहित भी होता है, जो सभी धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ नागा समूह में सामंती व्यवस्था भी पाई जाती है, जिसमें मुखिया शासक होता है और अन्य लोग उसके हुक्म के अनुसार कार्य करते हैं। यह प्रथा वंशानुगत होती है, लेकिन मुखिया को धीर वीर होना आवश्यक है। ये सहगोत्रीय विवाह से परहेज करते हैं। विवाह के लिए लड़के लड़कियों के अलग निवास होते हैं। कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए निवास अलग होते हैं, जहाँ वे आमोद प्रमोद के लिए स्वतंत्र होते हैं। शादी में लड़की वाले के स्थान पर लड़का पक्ष दहेज में वस्तुओं का उपहार देता है। देखिए, ये एक अलग विशेषता है इस जनजाति की, कि यहाँ पर जो दहेज देने का कार्य करते हैं वो लड़का पक्ष के द्वारा किया जाता है। अनेक हत्या करने वाला युवक वीर दूल्हा समझा जाता है। सगाई के बाद युवक को युवती के घर 1 साल तक रहकर परिश्रम करना पड़ता है, जो प्रमाणित करता है कि युवक में गृहस्थी वहन करने की क्षमता है। यदि इस अवधि में लड़की के घर वाले यह महसूस करते हैं कि लड़का परिश्रम से जी चुराता है, तो सगाई टूट जाती है। इसमें विवाह पूर्व यौन संबंध स्थापित करने की छूट होती है। विवाह के बाद लड़के का परिवार अलग रहता है, लेकिन माँ बाप से आर्थिक संबंध बना रहता है। नागा युवकों एवं युवतियों को यौन शिक्षा मुरुंग में दी जाती है, जहाँ संध्या समय से इकट्ठे होते हैं। पढ़ने संबंध मजबूत होने के बाद ही शादी की जाती है। विधवा विवाह का प्रचलन भी नागाओं में है, लेकिन विवाह यथासंभव परिवार के ही किसी सदस्य से किया जाता है। यहाँ तक कि सौतेले पुत्र से विवाह करने में कोई बुराई नहीं समझी जाती है। इससे उत्तराधिकार तथा संपत्ति के बंटवारे की समस्या सुलझ जाती है। ये अनेक अंधविश्वासों और परंपराओं में विश्वास करते हैं। मर्त आत्मा को संतुष्ट करने के लिए अनेक कर्मकांड भी किए जाते हैं। जादू टोना, भूत प्रेत आदि में इनका अटल विश्वास होता है। अब ये विदेशी मिशनरियों के प्रभाव में आकर के नागा जनजाति ईसाई धर्म अपनाने की ओर जा रही है, जो एक चिंता का विषय भी है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आज हमने बात करी हमारे भारत की पूर्वोत्तर की एक जनजाति नागा जनजाति के बारे में। कल हम संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।